मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको मालूम है आसान तरीका है। बिल्कुल आप जाइए, डीमैट अकाउंट आप बनाइए, उसके बाद बहुत छोटी छोटी रकम यानी 500 की रकम से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं एक और तरीका है पोर्टफोलियो मैनेज सर्विसेज। अब ये पीएमएस जो है, ये क्या तरीका है फंड में या फिर स्टॉक्स में निवेश करने का, इसके बारे में भी हम खास तौर पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो म्यूचुअल फंड से कितना अलग है, किन के लिए है, क्या फायदे हैं इनके, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम शो में आज देंगे। सबसे पहले हमारे खास मेहमान का परिचय करा दे। पूनम रुंगटा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ है आज शो में शामिल, और दूसरे गेस्ट हैं क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस। पूनम और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास शो में। और शो की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से आपको बता दें, शो में कोई भी आप सवाल हमसे पूछना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें अपना सवाल अपने पूरे नाम, पूरे अपने मोबाइल नंबर के साथ लिखकर जरूर भेजिए। व्हाट्सएप पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। 9582226666 पर सवाल भेजिए। @ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है। साथ ही साथ @ZBusiness ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज है, जिसपे आप हमें भेज सकते हैं सवाल, या फिर ईमेल आईडी moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपने सवाल हमें भेजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर चर्चा करना। सबसे पहले पूनम, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि म्यूचुअल फंड के बारे में तो हर किसी को मालूम है, लेकिन एक थोड़ा सा लेसर नोन फैक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, म्यूचुअल फंड और पीएमएस, ये दोनों ही जो तरीके हैं, इनको थोड़ा सा आप नटशेल में हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है ये दोनों। देखिए स्वाति, जो मेजरली जो दो एसेट क्लास हैं जिनके निवेश की हम हमेशा बात करते हैं टू मेक योर फाइनेंशियल प्लानिंग इफेक्टिव एंड टू मेक अ पोर्टफोलियो, तो उसमें हम दो एसेट क्लास इंक्लूड करते हैं। एक है इक्विटी और एक है डेट। तो जो इक्विटी एसेट क्लास के जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें एक तो होता है डायरेक्ट स्टॉक्स, एक है पीएमएस सर्विसेज। मतलब स्टॉक्स रिलेटेड ही बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि आपका इक्विटीज इज डायरेक्ट स्टॉक्स ओनली। तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने के लिए यानी इक्विटीज का रुख करने के लिए या तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ले सकते हैं, अगर आप एचएनआई हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आप पीएमएस सर्विसेज ले सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो सभी पीएमएस और म्यूचुअल फंड दोनों ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं। तो सभी पीएमएस और म्यूचुअल फंड दोनों ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं। निवेशक जो भी रास्ता अपनाएगा, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी एसेट क्लास में ही होगा। तो ये है एक ब्रॉड डेफिनेशन पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेज सर्विसेज, जिसमें आपका पोर्टफोलियो एक फंड मैनेजर आपके लिए मैनेज करते हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए, जहां आप ही का डीमैट अकाउंट वो मैनेज करते हैं, और पर्सनली सारे जो भी बाइंग और सेलिंग होती है वो आपके डीमैट में रिफ्लेक्ट करती है। और म्यूचुअल फंड एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके एक फंड में पूल करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, और उसमें एक डेजिग्नेटेड फंड मैनेजर्स की टीम होती है जो उसे मॉनिटर करते हुए आपके लिए वो डिसीजंस लेके निवेश करती है। तो रास्ता डायरेक्ट इक्विटीज का ही है, बट उसका रुख अलग अलग है। पीएमएस जो है वो बड़े इन्वेस्टर है, जिसको मिनिमम 50 लाख एंड अबव इन्वेस्ट करने उनके लिए है, उससे कम आप नहीं निवेश कर सकते, ऐसा रेगुलेटरी ये है। और म्यूचुअल फंड को आप महज 500 रुपए प्रति माह से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन समझा म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का। अब मैं क्षितिज आपसे जानना चाहती हूँ डिटेल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला था, म्यूचुअल फंड एक ऐसा टॉपिक हो गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को मालूम है, पर इसी के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो शायद बहुत लोगों की जानकारी में ना हो।
अब मैं आपसे जानती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी कई तरीके के हम लेयर्स देखते हैं कि कितने तरीके के पीएमएस होते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जितना समझ में आ रहा है एक छोटे निवेशक के लिए तो नहीं है। एचएनआईज या अगर आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं तो तब आपके लिए पीएमएस है। स्वाति, बहुत पर्याप्त टॉपिक आपने चुना है। जैसे कि देखा गया है कोविड के बाद से एक डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक का एक जो चलन है वो बहुत बड़ा है। बहुत खुशी होती है देखिए कि अब कोई 8.5-9 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट खुल गए हैं, डेली बेसिस पे 1 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो उसी तरह से क्योंकि पीएमएस एक तरह से डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स है आपका, तो पीएमएस का भी चलन बहुत ज्यादा बड़ा है ऑफ लेट। एंड पीएमएस म्यूचुअल फंड की तरह एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जैसे म्यूचुअल फंड एक आप गोल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, पीएमएस भी गोल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है आपकी। म्यूचुअल फंड की तरह पीएमएस भी किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करे। ब्यूटी ये है पीएमएस की विज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जैसे आपको कोई भी टैक्सेशन अवेल करना होता है तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को कम से कम 65% एलोकेशन इक्विटी करना पड़ता है। पीएमएस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका जितना इक्विटी में पोर्शन में पैसा होता है उस पर इक्विटी टैक्सेशन लगता है, जितना फिक्स इनकम में होता है उतना फिक्स इनकम में लगता है, अगर रीट ले रखा है तो रीट का टैक्सेशन लगता है। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है पीएमएस। यस, पीएमएस में मिनिमम एप्लीकेशन आपका 50 लाख रुपीस है। ये एक एचएनआई कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट है। तो बोल सकते हैं जिसका भी पोर्टफोलियो 2.5-3 करोड़ से ऊपर का है वो पीएमएस कंसिडर कर सकता है, क्योंकि पीएमएस में अपने आप में अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो डिफरेंट तरह के पीएमएस हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड पीएमएस हैं जहाँ पे 13-14 स्टॉक्स होते हैं, कुछ डाइवर्सिफाइड पीएमएस हैं जहाँ 30-32 स्टॉक्स हैं। पर ज्यादातर पीएमएस के बीच आप बात करें तो 15 से 25 स्टॉक्स के बीच में ज्यादातर पीएमएस अपने पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं। तो पीएमएस एक डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ पोर्टफोलियो है। इसमें 2 तरह के पीएमएस आपके रहते हैं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी पीएमएस का मतलब है जो फंड मैनेजर पीएमएस को मैनेज करता है वही डिसाइड करता है कि क्लाइंट के बिहाफ पे कौन से स्टॉक्स लिए जाएं। स्टॉक्स क्लाइंट के ही रहते हैं, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी फंड मैनेजर के पास होती है, और हर पीएमएस को साइन करने के लिए क्लाइंट को अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी एडवाइजरी के हिसाब से क्लाइंट को पोर्टफोलियो शेयर करता है और उसके साथ इन डिस्कशन पोर्टफोलियो फाइनल करता है क्या लेना है। सो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं, पीएमएस में आपको शेयर्स मिलते हैं जो आप ही के शेयर्स होते हैं, बट वो डिपेंडिंग ऑन वेरियस पीएमएस पूल अकाउंट या इंडिविजुअल कैपेसिटी में पोर्टफोलियो मैनेजर के पास लीन मार्क या आप कह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर होते हैं। ऑलराइट, अब म्यूचुअल फंड मतलब बेसिक डिफरेंस की हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पूनम आपसे समझना चाहती हूं कि ईज ऑफ इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड कैन स्कोर ओवर पीएमएस, या हम यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो शायद सही नहीं होगा। मैं आपकी राय इस पे जानना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड एक तो ईज ऑफ इन्वेस्टिंग और किन के लिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो छोटे इन्वेस्टर्स है, मतलब जिन्हें छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों में ही मतलब ज्यादा परेशानी दोनों में ही निवेश करने की नहीं है। खाली जो फंड सिलेक्शन है म्यूचुअल फंड में वो निवेशक को खुद डिसाइड करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट एंड द टाइम होराइजन एंड व्हाटएवर द अदर पैरामीटर्स इन्वेस्टर्स के होते हैं। और पीएमएस में खाली ऑब्जेक्टिव देखते हुए कि पीएमएस किस तरीके का है, निवेशक को निवेश करना होता है उसमें, और मोर और लेस पेपर वर्क दोनों में सेम है। तो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है दोनों में सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। छोटे इन्वेस्टर्स को इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आप छोटे रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो मुझे लगता है उसमें म्यूचुअल फंड स्कोर ज्यादा करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेशक को खाली लेने और बेचने का ही एक डिफरेंस करना होता है। उस दौरान आपके फंड के साथ फंड मैनेजर क्या ले रहे हैं, बेच रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, उससे उनको टैक्सेशन में फर्क नहीं पड़ता है।
एज अगेंस्ट दिस पीएमएस में जो भी फंड मैनेजर चेंजेस करते हैं, पोर्टफोलियो की चर्निंग करते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, वो सबका उन्हें अपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा भी है और थोड़ा टीडियस है वो मैनेज करना पीएमएस के लिए एक निवेशक को। अदरवाइज अदर देन दैट ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। ओके, अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्षितिज कि हमें कैसे सर्विस को चूज करना चाहिए या कैसे सिलेक्ट करना है? मैं थोड़ी इस प्रोसेस के बारे में इनफैक्ट आपसे समझना चाहती हूँ, लोगों के लिए जो शायद इससे ज्यादा वाकिफ नहीं है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में वेरियस कैटेगरी ऑफ फंड्स आपके होते हैं, पीएमएस में भी वेरियस कैटेगरी ऑफ स्कीम्स जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि पीएमएस एक एचएनआई कैटेगरी का प्रोडक्ट है। और पीएमएस का देखिए, इट्स नॉट, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज दिया, म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस, नॉट म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस। सो मैं फिर सभी दर्शकों को बोलूंगा कि हम दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या दो डिफरेंट व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज नॉट वन अगेंस्ट अनदर, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। किस क्लाइंट को सर्विस करते हैं वो समझना जरूरी है। सो पीएमएस जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप बहुत डाइवर्सिफाइड पीएमएस भी ले सकते हैं, फोकस सेक्टोरल पीएमएस भी ले सकते हैं, या आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पीएमएस भी ले सकते हैं। जैसे आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी का बहुत रुझान है, सो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीएमएस भी ले सकते हैं। आपकी जो कंपनीज टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होती हैं या आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी को फास्ट अडॉप्ट कर रही हैं, वो पीएमएस भी ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है पीएमएस के बारे में स्वाति, जो समझना जरूरी है। पीएमएस जैसे म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन आपकी 2-3 चीजें हैं, जैसे 10% ऊपर एक स्टॉक में नहीं जा सकते हैं। जो भी रिसेंट घटना हुई है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ज्यादातर म्यूचुअल फंड में है, सो वहां पे एलोकेशन उनको कम करनी पड़ेगी। पर पीएमएस में वो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पीएमएस में अगर आपका कन्विक्शन है फंड मैनेजर का, तो वो अपने एलोकेशन को 10, 11, 12% भी लेके जा सकता है। हैविंग सेड दैट, उससे रिस्क एपेटाइट और उससे रिस्क पोर्टफोलियो का इंक्रीज होता है। बट जो क्लाइंट बहुत इक्विटी सेवी हैं वो समझ सकते हैं और वो उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो व्हाइल सिलेक्टिंग अ पीएमएस, आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो पीएमएस दे रहे हो उसका पर्पस क्या है, वेदर वो आप सेक्टोरल बेट ले रहे हो या फिर आप सिर्फ एक नया प्रोडक्ट आया इसलिए ले रहे हो। सो एक चीज और इंटरेस्टिंग है स्वाति, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, आप डायरेक्ट एक चेक के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू करते हो, और जब भी आप रिडीम करते हो चेक और आरटीजीएस के थ्रू करते हो, पीएमएस एक बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है। बिकॉज पीएमएस में आप स्टॉक जो आप एग्रीमेंट करते हो, वो ये एग्रीमेंट करते हो कि फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स बाय कर रहा है, तो आप स्टॉक ट्रांसफर भी दे सकते हो। लेट्स से आपके पास जी के ईसॉप्स हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और आप कह रहे हो मैं एक ईसॉप में ना होकर ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ, आप उसको स्वैप करके पीएमएस पोर्टफोलियो बाय कर सकते हो, और वो स्टॉक्स आप ही के हैं। कल को 2-3 साल के बाद आपको पोर्टफोलियो स्टाइल पसंद नहीं आए तो अपने स्टॉक्स वापस भी लेके जा सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि दैट आप यहाँ पे अंडरलाइन जो भी आप बिजनेस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड मैनेजर, वो आप खुद ओन कर रहे हो, वो आप ही के स्टॉक्स हैं, सिर्फ एक डीमैट में पड़े हुए हैं जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी फंड मैनेजर के पास है। ओके, मैं आखिरी सवाल क्षितिज आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट अबाउट द चार्जेस? मतलब हम जब चार्जेस की बात करें, डेफिनेटली बहुत तरीके के चार्जेस हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में लगते हैं। वो कौन कौन से हैं जो कि एक उस टाइम पे एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है व्हाइल अवेलिंग कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? सो थैंक्स टू रेगुलेटर स्वाति, बहुत हद तक काफी चार्जेस हैज बीन टेकन केयर। जैसे म्यूचुअल फंड में आपका रेगुलर और डायरेक्ट प्लान होता है, पीएमएस में भी प्लान होता है। म्यूचुअल फंड में आपका एक फिक्स फी प्लान होते हैं, इन दो प्लान के समय कोई फीस नहीं होती है, जबकि पीएमएस बहुत फ्लेक्सिबल है। काफी पीएमएस 0 फीस पे भी काम करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है। 0 फीस का मतलब है कि आप साइन कर रहे हैं पीएमएस के लिए, आपका कोई फीस नहीं लग रहा है, जो बेसिक खर्चा है 15-20 पैसे का साल का वो लग रहा है। और एक हर्डल के ऊपर मान लीजिए 8% या 10% के ऊपर जितना प्रॉफिट बनता है, अगर प्रॉफिट बनता है तो उसमें से शेयरिंग हो जाती है आपकी पोर्टफोलियो मैनेजर की। फीसेस कम भी हो सकती है पीएमएस में बड़ी टिकट्स के लिए, बिकॉज पीएमएस एक बहुत कस्टमाइज सोल्यूशन है। एट द सेम टाइम जो आपने चीज मेंशन करी, आज से 2-3 साल पहले ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि सेटअप चार्जेस भी होते थे, सेटअप कॉस्ट भी होती थी, और एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते थे। हैविंग सेड दैट, अगेन आई एम सेइंग थैंक्स टू रेगुलेटर, एक्सपेंसेस आर
as par with mutual fund, or they are if you ask me, they are even less than mutual fund in most of the cases. अगर zero fees है, profit sharing है, तो client को तभी पैसा अपना share करना पड़ता है, fee share करनी पड़ती है अगर वो profit बना रहा है. So अब बहुत evolve हुई है industry over a period of time, और उसके कारण से PMS industry और AF industry का जो एक overall sentiment है वो positive हुआ है. और देखा जाए जिन लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है स्वाति, और उनके पास कैपिटल है इन एक्सेस ऑफ लेट्स से 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो पीएमएस देख सकते हैं अपने लिए, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज बैलेंस शीट देखें और आप उनकी क्वार्टरली कॉल सुने. और यही चीज जो मैम बोल रही थी कि म्यूचुअल फंड में एक वेल रेड, एक एडुकेटेड, एक लर्नेड बंदा जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, पीएमएस में भी वैसे एक फंड मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है. देयर इज नो डिफरेंस. The style of investing is only is same, but style of holding is different. तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो पीएमएस एक बेटर व्हीकल है rather than आप खुद अपना पोर्टफोलियो अपने एंड पे मैनेज करें. मनी गुरु में अब हम शामिल कर रहे हैं दर्शकों के सवाल. हमारे साथ पहले कॉलर शो में शामिल हो चुके हैं राहुल त्रिपाठी. राहुल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने शो में, और आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं. अब तक की फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक कैसी है आपकी, थोड़ा सा डिटेल में और बताइए प्लीज. मैम अभी मैं लास्ट 9 मंथ से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में. 13,000 की SIP है, बाकी मेरा 6,000 मंथली जाता है, 2,000 NPS और 4,000 PPF में. बच्चे की एजुकेशन के लिए 12 साल बाद 50 लाख फिक्स, और 17 ईयर आफ्टर 17 ईयर 60 लाख, और रिटायरमेंट के लिए आफ्टर 28 ईयर 3 करोड़. ठीक है, तो ये आपकी कुल SIP चल रही है 13,000 रुपए की. बढ़ाना चाहेंगे बिकॉज 13,000 की SIP अभी आपकी चल रही है, और आपकी जो आय आपने बताया 63,000 है एट द मोमेंट. टाइमली प्लानिंग है अपनी SIP इंक्रीज करने की? वो मेरा ईयरली है, 10 to 15% मैं ईयरली इसको इंक्रीज करूंगा. ओके, पूनम बताइए, इनका पूरा सवाल आपके सामने है, बहुत क्लैरिटी है इनके सवाल में भी, और उनके कुछ फंड्स भी हैं जो जिसमें इन्होंने निवेश किया है. कैसी प्लानिंग चल रही है और क्या बदलाव करने की जरूरत है आपके हिसाब से? स्वाति, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आप जैसे शोज के लिए, शोज के को जिनकी वजह से हमें आजकल जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आपने भी देखा होगा कि काफी इलैबोरेट, काफी फोकस्ड और टाइम होराइजन के साथ एक प्रिसाइज प्लानिंग होती है जो हेल्प करती है हर एक को अपने गोल तक बहुत आसानी से पहुंचने के लिए. इन्होंने एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो बनाया ही है, साथ ही अपने सारे गोल्स को बहुत ही बारीकी से जीरो डाउन किए हैं. तो जो इनके टोटल जितने भी गोल्स हैं, अगर हम उनके कैलकुलेशन एक मार्केट के बेसिक 15% रिटर्न इन 10 ईयर्स के ऊपर कैलकुलेशन करें, तो इन्हें अपने बच्चों के जो 2 बच्चों का इन्होंने 2 गोल्स बताए हैं, शादी और एजुकेशन. तो एजुकेशन के लिए जो 12 साल का गोल है उसके लिए उन्हें 13,000 रुपए प्रति माह निवेश करने होंगे, और जो 17 साल के बाद 60 लाख का गोल है उसके लिए उन्हें सिर्फ 6,500 रुपीज निवेश करने होंगे. अब आप कहेंगे कि इतना ज्यादा फर्क क्यों, महज 5 साल में डबल अमाउंट क्यों निवेश करनी पड़ रही है जबकि अमाउंट चाहिए ज्यादा? तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ब्यूटी. जितना ज्यादा समय हम देते हैं निवेश को, उतना ज्यादा हम उसके फायदे उठा सकते हैं, उतने ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं. जो शादी का गोल है 25 साल बाद 30 लाख रुपए का, उसके लिए इन्हें महज 1,000 रुपीज प्रति माह से ये निवेश से वो अपना अचीव कर सकते हैं गोल. और 1,500 रुपए में वो 28 साल के बाद 70 लाख रुपए अचीव कर सकते हैं. और अपने रिटायरमेंट गोल, ये बहुत यंग है, अभी सिर्फ 32 इयर्स के, इन्होंने अगले 32 साल के बाद रिटायरमेंट की चाह दिखाई है, तो ये सिर्फ 2,000 रुपए प्रति माह से 2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं. तो इस तरह सब गोल्स की अगर राशि एक साथ करें तो इन्हें 24,000 रुपीज पर मंथ निवेश करने होंगे. और ऑलरेडी इन्होंने 19,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, जिसमें से 13,000 रुपए इक्विटीज में और 6,000 रुपए डेट में, विच इज गुड थिंग, क्योंकि इन्हें टैक्स भी बचाना है, ये ELSS में निवेश नहीं कर रहे हैं. खाली इनके पोर्टफोलियो में मैं एक बदलाव चाहूंगी स्वाति, की इनका सारे जो इतने भी गोल्स है वो लॉन्ग टर्म है, तो काफी एक्टिव और एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं. इन्होंने जो HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड में निवेश किया वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है,
हालांकि है भी वो भी 100% इक्विटी में, बट वो बहुत पैसिवली मैनेज होता है, इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं खाली। तो उसके जो 1500 रुपए हैं वो बाकी फंड्स में एलोकेट कर दें, और ज्यादा इन्हें बढ़ाने की कोई निवेश कोई फंड जरूरत नहीं है। और जो गैप है इन्वेस्टमेंट का, यानी 19,000 निवेश कर रहे हैं और इन्हें चाहिए 24,000, जो 5,000 रुपए बोल रहे हैं, वो ओवर द इयर्स, वो ईयर ऑन ईयर इसमें ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, एंड आई विल कांग्रेचुलेट राहुल जी फॉर दिस। ऑल राइट, चलिए राहुल जी, आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। अगले कॉलर से बात करते हैं। शिमला से मोहित जी हमारे साथ है। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। 28 साल में 10 करोड़ रुपए आपका लक्ष्य है। रिटायरमेंट प्लानिंग मान सकते हैं इसको। अब तक क्या प्लानिंग रही है आपकी? मैम एक्चुअली अभी करंटली मैं इसमें 15,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में। इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं। तो इसमें मैम अभी 3,000 एक्सिस मिड कैप में है, फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000 है, कोटक स्मॉल कैप में 2,000 है। तो मैम मेरा एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन जाता है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो विद वक्त के साथ ये मैम और भी बढ़ेगा, मतलब जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है। ओके, ठीक है। तो एसआईपी अभी आपकी 14,000 कह रहे हैं, एनपीएस में भी आपका निवेश है 10 करोड़ रुपए। अगर 28 साल में इन्हें इकट्ठा करने हैं रिटायरमेंट के लिए पूनम, तो कम है वैसे एसआईपी अमाउंट तो अभी कम चल रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि इनके पास बेनिफिट ऑफ एज है तो ये इसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या प्लानिंग रहे इनकी? एब्सोल्युटली स्वाति, एक तो इनके पास बेनिफिट ऑफ एज है, टाइम होराइजन बहुत लंबा है, साथ ही इनकी जो समझ है यानी निवेश की जो उन्होंने शुरुआत की, तो आई एम श्योर ये समझते हैं कि इक्विटी में कंपाउंडिंग किस तरीके से बेनिफिट करता है। साथ ही एनपीएस में भी ये साथ ही साथ निवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ये अमाउंट सुन के मुझे लगता है हैरानी होगी कि मात्र 20,000 रुपए प्रति माह से आप 10 करोड़ रुपए आराम से अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 28 ईयर्स। तो ऑलरेडी इनका निवेश जो है 15,000 का चालू है, और साथ में एनपीएस को तो हमने डिस्काउंट किया है, तो आराम से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। खाली इनके पोर्टफोलियो में मुझे स्वाति एक बात नजर आ रही है कि इनका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड हाउसेस बहुत कम है। इनके पास एक्सिस एएमसी के 3 फंड हैं और कोटक के 2 फंड हैं। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और इतना लंबा होराइजन है, तो हम चाहते हैं कि एएमसी में भी, यानी जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो। तो हर एएमसी का एक फंड लेंगे, और सिर्फ 20,000 रुपए हमारी जरूरत है, तो आप सिर्फ 4 फंड में कॉन्सेंट्रेट करें। एक प्योर लार्ज कैप, एक प्योर मिड कैप, एक प्योर स्मॉल कैप और एक डिवर्सिफाइड फंड। इस तरीके के 4 फंड भी लेंगे तो आप अपने गोल को बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। तो थोड़े चेंजेस करके अपने पोर्टफोलियो में आप एक यूनिफॉर्म रकम रखिए सारे स्कीम्स में, और डिसिप्लिन तरीके से बिना रुके आगे बढ़िए। ऑल राइट, मोहित जी, बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस निवेश के लिए। और क्योंकि लंबा निवेश आप करें, लंबी पारी का निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। पूनम, आपका भी करेंगे, आप मनी गुरु में आज के शो में हमारे साथ शामिल हुई।